हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हम लीकेज फ्लक्स को कंसिडर करते हैं और वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको भी कंसिडर करते हैं और कोर में होने वाले लॉसेस उनको भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर लिया और इसमें हमने ये शो किया है कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी वाइंडिंग है उसके दो कंपोनेंट हैं। एक जो विद इन द कोर है दैट फ्लक्स इज कॉल्ड म्यूचुअल फ्लक्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स जो एयर के थ्रू लीक कर रहा है। ओके, तो इस लीकेज फ्लक्स की वजह से, ठीक है, जो म्यूचुअल फ्लक्स है, जो कोर में फ्लक्स है, वो 100% फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज कि हमारा जो 100% फ्लक्स है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी है, उसका कुछ पार्ट एयर के थ्रू लीक कर रहा है। दैट फ्लक्स इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी लीकेज फ्लक्स फाई L1। ठीक है, उसी तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग का होगा। जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंडरी वाइंडिंग है, एक उसका कंपोनेंट होगा थ्रू द मैग्नेटिक कोर दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फ्लक्स, और एक होगा आपका थ्रू द एयर, उसको हम कहेंगे लीकेज फ्लक्स। तो जो लीकेज फ्लक्स होता है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स फाई L2। ठीक है, बाकी ये मेरा डायग्राम है V1 I1, ये लोड है ZL, ये आपका करंट थ्रू द लोड है। ठीक है, अब इस लीकेज फ्लक्स की वजह से क्या होगा वो ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ए मेजर पार्ट, जो ज़्यादातर पार्ट है फ्लक्स का, वो कन्फाइंड होता है कोर से। ठीक है, वो कोर से होकर सेकेंडरी के साथ लिंक करता है, और जो स्मॉल अमाउंट होता है, यानी जो लीकेज फ्लक्स होता है, वो कम होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स डज लीक। ठीक है, उसको हम लीकेज फ्लक्स बोल रहे हैं। और इसमें हम दोनों वाइंडिंग्स के रेजिस्टेंस R1 एंड R2 को भी कंसिडर करेंगे, जो हमारा अब तक कंसिडर हमने नहीं किया था। ठीक है, ओके। अब ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स, हमने इस डायग्राम में ये दिखाया कि म्यूचुअल फ्लक्स लीकेज फ्लक्स की वजह से, ठीक है, अब हम ध्यान दीजिए, प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक होने वाले दो फ्लक्सेस हैं। एक है म्यूचुअल फ्लक्स और एक है सेल्फ फ्लक्स, जो किसी जो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ ही लिंक कर रहा है, सेकेंडरी के साथ वो लिंक नहीं कर रहा है, दैट इज लीकेज फ्लक्स। तो दोनों फ्लक्स की वजह से अलग अलग इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा प्राइमरी वाइंडिंग में। ठीक है, तो दिस इज द सप्लाई वोल्टेज V1, करंट थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग दैट इज I1, लोड इज Z2, वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज V2, करंट थ्रू द लोड इज I2। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ है, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसके हमने दो कंपोनेंट देखे। एक कंपोनेंट तो होगा ड्यू टू द म्यूचुअल फ्लक्स और एक होगा ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स। तो जो ड्यू टू द म्यूचुअल फ्लक्स होगा उसको हम बोलेंगे ई म्यूचुअल, और ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स फाई L1 दैट इज ई फाई L1। ठीक है, अब हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इक्वेशन होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू 4.44 N1F इंटू फाई M। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग ड्यू टू द म्यूचुअल फ्लक्स। ओके, इन सेकेंडरी वाइंडिंग the induced EMF due to the leakage flux that is given by 4.44 N1F into phi L1M। ठीक है, phi L1M is the maximum value of the leakage flux। सिमिलरली और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों वोल्टेजेस का जो नेट वोल्टेज होगा, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, दैट इज डिनोटेड बाय E1 डैश। ओके, सिमिलरली फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग E2 डैश के जो दो पार्ट होंगे, एक होगा E म्यूचुअल एंड E फाई L2। सिमिलरली E म्यूचुअल इज इक्वल टू 4.44 N2 फाई M एंड ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स दैट इज E फाई L2।
तो मेरे पास यहाँ पर दो फ्लक्स होंगे, दो इंड्यूस्ड ईएमएफ होंगे ड्यू टू द म्यूचुअल फ्लक्स एंड ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स इन बोथ द वाइंडिंग्स. नाउ ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो एक तरीके से क्या है, वो सेकेंडरी के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सेकेंडरी के मतलब सेकेंडरी साइड वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है. ठीक है. नाउ प्लस माइनस V1 इज द सप्लाई वोल्टेज, I1 इज द सप्लाई करंट, I2 इज द लोड करंट, Z2 इज द लोड इम्पिडेंस, N1 N2 आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स, E1 डैश एंड E2 डैश आर द इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू द म्यूचुअल फ्लक्स. ओके, समझने वाली बात है. तो नाउ E1 डैश इज इक्वल टू induced EMF due to the leakage flux, that is E phi L1, plus induced EMF due to the mutual flux, that is denoted by E1. Similarly for secondary side E2 dash is equal to E phi L2 plus E2. ठीक है. यानी जो मेरा नेट इंड्यूस्ड EMF था उसके दो कंपोनेंट हैं, एक E phi L1 और E1. E phi L1 को हमने अलग से इसलिए दिखाया है क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी के साथ लिंक कर रहा है ये फ्लक्स. उसकी फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है दैट इज बेसिकली द ड्रॉप. ठीक है. इसको हम कहते हैं प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस, दैट इज E phi L1 by I1, एंड X2 इज द प्राइमरी लीकेज सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस, दैट इज गिवन बाय E phi L2 upon I2. ठीक है. जो म्यूचुअल फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी साइड जो पावर ट्रांसफर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके. और जो लीकेज फ्लक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक चौक होता है, कॉइल होता है सीरीज में जो सिर्फ वोल्टेज का ड्रॉप करता है. ठीक है. तो हमारे लिए क्या है, एक डिसएडवांटेज. ओके. नाउ तो दिस इज द कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर. सप्लाई वोल्टेज V1, सप्लाई करंट I1, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग R1, लीकेज फ्लक्स, leakage reactance due to the leakage flux X1, E1 is the induced EMF in the primary winding due to the mutual flux, N1 N2 phi, similarly X2 R2 and the load section. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इसका फेजर डायग्राम हमें ड्रॉ करना है. तो इसके फेजर डायग्राम को हम देखते हैं. तो फेजर डायग्राम के लिए सबसे पहले हम KVL इक्वेशन लिखते हैं प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का. तो अगर हम प्राइमरी साइड की इक्वेशन देखें तो V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1. ठीक है. माइनस साइन इंडिकेट्स द लेंजेस लॉ. माइनस साइन इज हियर ड्यू टू द लेंजेस लॉ, इफेक्ट अपोजेस कॉज. तो E1 का जो डायरेक्शन होगा ऐसा होगा जो अपने कॉज का अपोज करेगा. और वेयर इज कॉज इज द V1. ठीक है. V1 की वजह से I1 आ रहा है, I1 से फ्लक्स बन रहा है, MMF बन रहा है, फिर फ्लक्स बन रहा है, फिर E1 बन रहा है. ओके. तो V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 JX1. दिस इज द KVL इक्वेशन फॉर प्राइमरी साइड. इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू माइनस E1 प्लस I1 R1 JX1, दैट इज गिवन बाई Z1. ओके. नाउ फॉर सेकेंडरी साइड द KVL इक्वेशन फॉर सेकेंडरी साइड E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 JX2. यहाँ से I2 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा R2 प्लस JX2. ओके. तो E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 Z2. ठीक है. ये हमारा ट्रांसफॉर्मर को हम इस सर्किट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस माइनस V1 I1 R1 JX E1 E2 JX2 R2 I2 V2 लोड. ठीक है. लोड क्या हो सकता है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस द फेजर डायग्राम. जो एक्चुअल फेजर डायग्राम होगा ट्रांसफॉर्मर का वो कैसे ड्रॉ करेंगे. तो दिस इज द फ्लक्स और इसको E1 E2 जो है 90 डिग्री लैग करेगा. ठीक है. फिर हमने एक V2 फेजर लिया और लैगिंग लोड के लिए I2 उसको लैग कर रहा है φ2 एंगल से. ठीक है. I2 के पैरेलल होगा I2 R E2 और उसके परपेंडिकुलर होगा I2 X2.
और इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज E2। I2 के अपोजिट होगा I2 डैश, ठीक है, I2 डैश, और I2 डैश और I0 का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज गिवन बाई I1, ठीक है। अब I1 के सेम फेज में क्या होगा, I1 R1, इसके परपेंडिकुलर होगा I1 JX1 और माइनस ऑफ V1 प्लस I1 R1 प्लस I1 JX1, ये होगा आपका V1। तो दिस इज द कंप्लीट फेजर डायग्राम फॉर द लैगिंग लोड, ठीक है। इसी तरह से रेजिस्टिव लोड और लीडिंग लोड के लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो I2 डैश की डायरेक्शन होगी वो हमेशा I2 के अपोजिट होती है, ठीक है। इक्वल नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर, क्योंकि I2 और I2 में क्या रिलेशन होता है, I2 डैश इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू I2, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट फेजर डायग्राम फॉर द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर फॉर लैगिंग लोड। अब ये जो आपने I2 बनाया है ये V2 को अगर लैग कर रहा है तो लैगिंग लोड, इसके सेम फेज में है तो रेजिस्टिव लोड, और इसके अपोजिट इसको लीड कर रहा है लाइक दिस, तो दिस विल बी द फॉर लीडिंग लोड। ओके, थैंक यू।